फ्रेंड्स, आगे हम लोग नए टॉपिक के साथ सर्कुलर मोशन जो क्लास 11 का पार्ट है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये पार्ट है, जिससे आईआईटी में बहुत सारे क्वेश्चन आप पूछता है, नीट में क्वेश्चन आते हैं आपके। तो आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बता दें क्यों। इनफैक्ट पूरा फिजिक्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ आपको फील करना आना चाहिए। जो बच्चा फिजिक्स को रटने के पीछे पड़ जाएगा, जो बच्चा सोचेगा नहीं रट्टा मारना, समझना नहीं है, याद करना, मगअप करना, कभी फिजिक्स लाइफ में समझ नहीं आएगा। फिजिक्स एक्चुअली क्या आपका लाइक इसको फील करो, चीज़ों को समझो यहाँ पे कि ये हो क्यों रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है, वाई क्वेश्चन कुछ हो, हाउ क्वेश्चन कुछ हो, उसका आंसर मिलना चाहिए। इट्स ऑल अबाउट फीलिंग्स। जहाँ फिजिक्स फीलिंग आएगी तो फिजिक्स समझ में आ रहा है। अगर थोड़ा भी फीलिंग नहीं आया, रटना पड़ गया, मतलब फिजिक्स आपको समझ नहीं आ रहा है। ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं सर्कुलर मोशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कंपटीशन व्यू से, सीबीएसई व्यू से। इनफैक्ट टॉपिक आपका बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज उसको फील करवाते हैं अच्छे से आपको कि ये टॉपिक आपका इतना मायने क्यों रखता है हमारे लिए। ठीक है, देखो सबसे पहला चीज कि व्हाट इज सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन होता क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो मुझे पता आप 9-10 तक जो पढ़े होंगे, तो सर्कुलर मोशन ज्यादातर बच्चों का आंसर यही होता होगा कि जो भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करेगा उसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। बट क्या ऐसा जरूरी है कि हमेशा पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करे तो ही सर्कुलर मोशन बोलेंगे? देखो, सर्कुलर पाथ में मूव किया सर्कुलर मोशन बोलेंगे जरूर। क्या जरूरी है कि हमेशा वो पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे ही मूव करे? क्या वो स्ट्रेट लाइन मूव करेगा तो सर्कुलर मोशन बोल सकते हैं कि नहीं? ऑब्वियसली बोल सकते हैं। सरप्राइज हो गए मेरे ख्याल से आप लोग। अब चीजों को समझो कैसे, वही आपको फील करवाना चाहते हैं आज हम। आप इस चीज को फील करो। सर्कुलर मोशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर पाथ है मूव करना नहीं होता है। इसका मतलब जो ऑब्जर्वर है, जो ऑब्जर्व कर रहा है, वो कैसे मूव कर रहा है। लाइक किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, देखो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट कैसे गया? ये ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन जा रहा है, ऐसे जा रहा है। बट मेरा फेस, जो मेरा चेहरा, वो कैसे गया? देखो मैं यहाँ था, मैंने यहाँ पे देखा, तो क्या मेरा चेहरा इस अकॉर्डिंग चेंज हुआ कि नहीं हुआ? तो मेरा मूवमेंट कैसा है? मेरे फेस का मूवमेंट ऐसे हुआ कि नहीं हुआ? तो ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व कर रहा है यहाँ पे, उसका मोशन कैसा है? उसका मोशन सर्कुलर हो गया। बट ऑब्जेक्ट कैसा था? ऑब्जेक्ट आपका स्ट्रेट लाइन हो गया। तो ऑब्जेक्ट का स्ट्रेट लाइन होने के बाद भी इसको सर्कुलर मोशन क्यों बोल रहे हैं? इसके पीछे रीजन ये है कि जो ऑब्जर्वर, उसके बारे में देखो, उसका मूवमेंट कैसा है। वो स्ट्रेट लाइन मूवमेंट है कि वो आपका मोशन सर्कुलर आ गया। लाइक मेरा फेस जो ऐसे देखने में ऐसे मूव किए कंप्लीटली, तो मेरा मूवमेंट कैसे फेस का हो गया? तो मेरे फेस का मूवमेंट हो गया सर्कुलर, इसलिए बन जाएगा सर्कुलर मोशन। ये बात लॉजिक क्लियर है? तो इसका मतलब यहाँ पे एक बात हम समझ गए कि अगर कोई पार्टिकल, मान लो पार्टिकल ऐसे मूवमेंट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, मान लो ए से बी गया, मान लो ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है आगे की तरफ। ये मान लो यहाँ तक इसको पहुंचना है। ऑब्जर्वर यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है, वो क्या देखेगा? देखो अच्छे समझना। जब सामने था ऑब्जर्वर, यहाँ था, तो मान लो किसी टाइम के बाद ये यहाँ पहुंचा, ठीक है, कोई एक्स डिस्टेंस वहां पहुंच गया, तो क्या बोलोगे आप? एक्स डिस्टेंस पे थीटा एंगल बनाया, इतना एंगल थीटा और मान लो इसको। फिर आगे गया, हाँ मान लो यहाँ पहुंचा, तो फिर बोलोगे थीटा 2 एंगल बनाया। तो बताओ यहाँ पे क्या ऑब्जर्वर अपने फेस को घुमा रहा है कि नहीं घुमा रहा है? वो ऐसे था, अपने आप को ऐसे घुमाया कि नहीं घुमाया? तो इस ऑब्जर्वर के लिए इसका मोशन कैसा है? इस ऑब्जर्वर के लिए इसका मोशन सर्कुलर मोशन हो गया। बट अगर मान लो ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा होकर बैठ के देखता तो क्या बोलता? नहीं तो स्ट्रेट लाइन गया। इसका मतलब पूरा फिजिक्स जो है, वो पूरा फिजिक्स आपके रेफरेंस पॉइंट पे, आपके ऑब्जर्विंग पॉइंट से, आप कहाँ से ऑब्जर्व करने जा रहे हो, पूरा फिजिक्स इसी पे डिपेंडेंट है। क्यों मैं बोलता हूँ अर्थ पे बैठा हूँ, मेरा स्पीड 0, बिकॉज हम अर्थ पे बैठ के रेफरेंस देख रहे हैं यहाँ पे। अगर अर्थ के बाहर स्पेस पे चले जाए तो क्या बोलेंगे कि अर्थ का मूवमेंट है, उसके पास स्पीड है। तो हमारा सेम कॉन्सेप्ट चेंज क्यों हो रहा है? बिकॉज हम जहां से ऑब्जर्व करने जा रहे हैं, जहां से अर्थ को देखने जा रहे हैं, उसने पूरे कॉन्सेप्ट को चेंज कर दिया। बात समझे? इन द सेम वे यहां से बैठ कर देखेंगे तो बोलेगा नहीं ऑब्जर्वर स्ट्रेट जा रहा, स्ट्रेट लाइन मोशन, लीनियर मोशन है। बट ये क्या बोल रहा? नहीं, ऑब्जर्वर कैसा? सर्कुलर मोशन। तो चेंज हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब सर्कुलर पाथ में होना जरूरी नहीं है सर्कुलर मोशन के लिए। सर्कुलर पाथ में होगा तो सर्कुलर मोशन वो भी है, बट हमेशा होना जरूरी नहीं है कि सर्कुलर पाथ में मूव करने के बाद ही वो सर्कुलर मोशन होगा। क्या लॉजिक क्लियर आपके लिए? कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि हम यहाँ पे थे, यहाँ पहुंचा, मान लो आपका ए बी सी 3 पॉइंट करते हैं यहाँ पे, अगर मान लो ए से बी पहुंचा तो ऐसा बोल सकते हैं क्या? इसने सर को इतना घुमाया थीटा 1 एंगल से, बी से सी इतना घुमाया कितना? थीटा 2 एंगल से। ना अब यहाँ तक लॉजिक क्लियर होगा कि सर्कुलर पाथ में होना ही जरूरी नहीं है सर्कुलर मोशन के लिए। वो पाथ कैन बी स्ट्रेट लाइन, अगर स्ट्रेट लाइन पाथ भी है तो उसको भी सर्कुलर मोशन बोल सकते हैं। ना अब चीजों को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं आपको समझाने के लिए। जैसे कि अब तक आपने लीनियर मोशन में क्या क्या पढ़ा? तो लीनियर मोशन में आपने पढ़ा लीनियर डिस्प्लेसमेंट, आपने पढ़ा वेलोसिटी, आपने पढ़ा एक्सेलरेशन। तो ऑब्वियसली अगर मोशन है, मोशन जहां भी रहेगा तो वहां पे ये सब टर्म को यूज करनी है। दिस इज फिजिक्स। फील कर सकते हैं यहाँ पे हम। अगर उस ऑब्जेक्ट में मूवमेंट है तो डिस्टेंस तो ट्रेवल करेगा ही करेगा,
स्पीड उसके पास होगा ही होगा, एंड एक्सेलरेशन भी हमेशा उसके पास होगा ही होगा। तो अब देखते हैं वही चीज आपको सर्कुलर मोशन में कोई ऑब्जेक्ट आया, सर्कुलर पाथ में मूव किया, सर्कुलर स्ट्रेट लाइन में मूव किया, बस मोशन सर्कुलर होना चाहिए, तो क्या सेम टर्म आएगा कि नहीं आएगा? ऑब्वियसली आएगा, बस टर्म का नाम चेंज कर देंगे, बिकॉज वहां था लीनियर डिस्प्लेसमेंट, वहां था लीनियर वेलोसिटी, वहां था लीनियर एक्सेलरेशन। अब वो चीज नाम क्या कर लेंगे, बिकॉज हमारा फेस घूम रहा है, हमारा फेस ऐसे था तो मैंने फेस को ऐसे घुमाया, तो मेरा फेस यहाँ पे इतना एंगल से चेंज किया, ये फेस हमारा इतना एंगल चेंज किया, मतलब हमारा फेस एंगल में घूम रहा है, दैट बिकम्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। बस नाम को चेंज कीजिए, कॉन्सेप्ट डिट्टो सेम रहेगा, वो लीनियर रहेगा और ये एंगुलर रहेगा। इसका मतलब सर्कुलर मोशन का मतलब पाथ आपका सर्कुलर होना नहीं होता है, सर्कुलर मोशन का मतलब आपका फेस का घूमना होता है, ऑब्जर्वर घूमना होता है। ऑब्जर्वर कैसे घूम गया, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। अगर ऑब्जर्वर नहीं घुमा, स्ट्रेट देख रहा है तो बोलेंगे लीनियर मोशन, ऑब्जर्वर ऐसे घुमा तो बोलेंगे सर्कुलर मोशन। ये लॉजिक आपको 100% फील आना चाहिए फिजिक्स में। अगर इस लॉजिक को फील कर पा रहे हो, इसका मतलब फिजिक्स समझ रहे हो। अगर समझना फिजिक्स को, बस फील करो चीजों को, कॉन्सेप्ट को फील करो। यहाँ पे होप करते लॉजिक क्लियर होगा। अब थोड़ा और फील करते हैं और मजा आएगा। देखो कैसे, अब देखो यहाँ पे ऑब्जर्वर ए से बी गया, तो आप क्या बोलोगे? लाइक सपोज करो ना, ऐसे देखो ये बात, ये मार्कर मेरे सामने से गुजर गया ऐसे, ठीक है, तो मेरा मूवमेंट कैसे हुआ? जब ऐसे गुजरा तो मेरा मूवमेंट बहुत ही फास्ट हुआ। अगर बहुत ही दूर कोई ऑब्जेक्ट होगा, आप सपोज करो ट्रेन में बैठे हो, आप ट्रेन में बैठ के क्या देखते हो? जो पोल आपके पास है वो बहुत जल्दी फास्ट घूम जाता है, जो दूर का पेड़ होगा वो पेड़ आपका बहुत स्लोली स्टेशनरी मूव करता है। क्यों? इसका मतलब ये हुआ ना कि हमारा जो मोशन था, जो मेरा फेस घूमने का तरीका था, बगल वाले के लिए, साइड वाले के लिए, जो आपके बहुत नजदीक था, बहुत ही फास्ट मूवमेंट हुआ। इन सेम वे ये हमारे लिए पास था, तो हमारा यहाँ मूवमेंट बहुत ही फास्ट होगा और ये वाला मूवमेंट बहुत ही स्लो होगा। तो ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे एंगुलर स्पीड इसका ज्यादा है या एंगुलर वेलोसिटी इसका ज्यादा है, इसका एंगुलर वेलोसिटी कम है, ऐसा बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका सर्कुलर मोशन मतलब आपका फेस का घूमना, अब फेस कितना तेज घूमा, दैट इज द सर्कुलर मोशन। बोलेंगे फेस तेज घूम गया तो बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा है, फेस बहुत ही स्लो घूमा तो बोलेंगे आपका एंगुलर वेलोसिटी कम है। होप करते हैं लॉजिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा ना। अब आगे बढ़ते हैं। आपको दो क्वेश्चन समझा चुके हैं कि एस वी जो यहाँ पे एक्सेलरेशन यूज करेंगे, यहाँ पे क्या बोलते हैं, थीटा ओमेगा, एंड उसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, सेम टू सेम। जिस तरह से डिस्प्लेसमेंट एस का मतलब डिस्टेंस का मतलब वहां पे क्या होता है, या फिर वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, ds बाई dt, तो यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई dt हो जाएगा। सब कुछ सेम तरीके से एग्जैक्टली सेम मेथड से इसको भी लिखना है, ऐसा कुछ यहाँ कॉन्सेप्ट चेंज नहीं कर सकते हम, ठीक है। कॉन्सेप्ट का तरीका बस वो लीनियर था, यहाँ पे कैसा हमारा सर्कुलर है। यहाँ तक लॉजिक आपको अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। दो तीन बातें और यहाँ पे देखते हैं जो समझने लायक हमारे यहाँ पे है ना। पहला चीज, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव किया, अच्छा हम इसको सर्कुलर पाथ में डील क्यों करें? बिकॉज ज्यादातर बच्चों को सर्कुलर पाथ को समझना आसानी होता है, उनको पता है सर्कुलर पाथ का मतलब सर्कुलर मोशन ही होता है, बट आपको इतना लॉजिक तो क्लियर कर दिए फिर सर्कुलर पाथ का ही होना जरूरी नहीं है सर्कुलर मोशन के लिए। आपका अगर स्ट्रेट पाथ भी है तो उसको भी सर्कुलर मोशन बोल सकते हैं। फेस का घूमना इज सर्कुलर मोशन, आपका फेस कैसे घूम गया, दैट इज सर्कुलर मोशन। ये बात समझ गए ना। अगर मान लो मैंने बोला ऐसे कि एक ऑब्जेक्ट ए से चलना स्टार्ट किया और कंप्लीटली एक आपका रिवॉल्व करके, एक कंप्लीट रिवॉल्व करके फिर से ए पे पहुंच गया, तो बताओ यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना? तो नो डाउट डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, जहां से चलना स्टार्ट किए वहीं पे पहुंच गया, इनिशियल फाइनल के बीच का रिमेनिंग पाथ को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट तो आपका हो गया 0। बट मैंने पूछा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना। आप ध्यान सुनो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब फेस कितना घूम गया। मान लो मेरा फेस कंप्लीट 360 डिग्री घूम गया, तो आप कितना एंगल घूम गया? बोलो 2 पाई एंगल घूम गए। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं होगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका मतलब आपका फेस कितना घूम गया, दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो क्या बोलोगे कि यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू 2 पाई। उसको हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। जो चीज वहां पे एस से रिप्रेजेंट करते थे, यहाँ पे उसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो कंप्लीटली एक बार रोटेशन करने का मतलब क्या हुआ, वो अपने आप को एक चक्कर काटा मतलब 2 पाई यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी 0। इस बात को फील कर लियो, मेरे ख्याल समझ के आ गया होगा, उसको दिमाग में फिक्स भी कर लो इन चीजों को ना। तो ये बात समझ गए। अगर मान लो 2 चक्कर काटो तो क्या बोलोगे, थीटा कितना हो गया 4 पाई। 3 चक्कर काटो कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 6 पाई। ये सब बात आपको समझ आ गया होगा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि आपका फेस कितना घूम गया, वो कभी 0 पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये बात समझ गए ना। अब कुछ रिलेशंस भी आपके यहाँ पे हैं, जिस रिलेशन को हमारा समझना बहुत ही जरूरी है। वो रिलेशन क्या क्या आपको बेसिकली पता ही होगा, आपने पढ़ा होगा, लेकिन फिर से हम आपको लॉजिक फील करवाना चाहते हैं बिकॉज दिस इज फिजिक्स, ठीक है। ये आपका हिस्ट्री तो है नहीं कि हिस्ट्री में चीजों को मगअप करना है, याद करना अकबर का जन्म कब हुआ। ये फिजिक्स है। फिजिक्स का मतलब फीलिंग आना चाहिए, समझ में आना चाहिए अच्छे से। मैथ्स का मतलब लॉजिक, फिजिक्स का मतलब फीलिंग आना चाहिए।
नाउ अब अगर मान लो मैंने बोला कि एक सर्कल में कंप्लीटली घूम गए, ठीक है, एक सर्कल पे आपने कंप्लीटली घूमा, तो मैंने बोला कितना लेंथ घूम गया, आप बोलोगे सर 2 पाई आर लेंथ को मेजरमेंट किए, ठीक है, 2 पाई आर ही आपका लेंथ के बराबर है, नो डाउट। नाउ तो अगर मान लो यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ घूम गए, दैट इज 2 पाई आर लेंथ, तो ये बताओ यहाँ से यहाँ घूमने में आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना मूव किया, आपने बोला 2 पाई, क्या यही 2 पाई आपका थीटा के बराबर है? ऑब्वियसली दिस इज थीटा, तो थीटा इंटू आर बिकम्स इक्वल टू एल, सो थीटा बिकम्स इक्वल टू एल अपॉन आर। ये सब फॉर्मूला बच्चे अब इसको रट्टा मारते हैं, इसको याद करते हैं, मगअप करते हैं, मैंने फील करवा दिया आपको कि ये चीज ऐसा क्यों आया, इसके पीछे रीजन क्या है, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर कहने का मतलब ज्यादातर बुक में आप देखोगे मिलेगा कि थीटा इक्वल टू लेंथ अपॉन या आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस, आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस। अब बच्चे बहुत जल्दी इसको भूल भी जाते हैं, बट अब मेरे ख्याल से आप भूल नहीं पाओगे अब, क्योंकि फीलिंग आ गया आपको कि एक चक्कर काटना 2 पाई आर लेंथ, 2 पाई मतलब थीटा, आप इसको पुट कर लोगे, आंसर निकाल लोगे, आपके लिए सिंपल है, इसको फील कर सकते हो आप यहाँ पे। नो अब आगे बढ़ते हैं। अब 2-3 बातें और, लाइक v इक्वल टू आर ओमेगा, v इक्वल टू आर ओमेगा कैसे डिराइव हुआ है, अब इसको फील भी करवाएंगे, डिराइव भी करवाएंगे। पहले इसको डेरिवेशन देख लो, तो बताओ यहाँ पे अगर थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, तो एल क्या आर थीटा हो जाएगा, नो डाउट। अब मान लो लेंथ क्या है, लेंथ तो आपका कंप्लीटली से ट्रेवल किया है, अगर इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए dl बाई dt, दैट इज r इंटू डी थीटा बाई dt, ये कितना मिल गया हमको, ये वेलोसिटी मिल गया, दैट r मिल गया, ये ओमेगा मिल गया, तो v इक्वल टू आर ओमेगा आया कि नहीं आया, तो ये आपको डेरिवेशन हो गया। आप इसको लाइक मैथमेटिकल आपने देख लिया, v इक्वल टू आर ओमेगा का रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। क्यों? ये आपका लीनियर वेलोसिटी, ये आपका एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन है कि लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी कैसे रिलेट करता है, तो आपको v इक्वल टू आर ओमेगा से रिलेट करता है ना। अब इसको फील करते कैसे, आपका आंसर क्यों आया हुआ, देखो ध्यान सुनो। अगर मान लो एक फैन है आपका, ठीक है, एक फैन है आपका, तो आपने फील किया होगा, आपने देखा होगा, आप चाहो तो अब अगर वीडियो देख रहे हो ऊपर आप टॉप पे देखो फैन घूम रहा होगा बहुत तेज, तो फैन अगर घूम रहा होगा तो आप देखा होगा कि एंड पॉइंट पे जो पार्टिकल होंगे, एंड पॉइंट पे जो भी चीज होगा वहां पे आपको विजिबल नहीं होगा, ये सब पार्ट आपको विजिबल नहीं होगा, बट सेंटर के आसपास का ऑब्जेक्ट आपको विजिबल होगा। ये बात समझ गए? कहने का मतलब ये हुआ सेंटर के आसपास का मतलब, अब मान लो 2 रेडियस डिफाइन कर, रेडियस नंबर 1 एंड रेडियस नंबर 2, ये फैन का हो गया एंड पॉइंट, ये फैन का हो गया सेंटर के आसपास का पॉइंट। अब ये बताओ रेडियस 2 आपको विजिबल नहीं है, रेडियस 1 विजिबल है। कोई भी ऑब्जेक्ट विजिबल कब होता है? जब हमारे पास होता है। लाइक अगर देखो, मान लो सपोज करो कि आपको दिख रहा है हाथ, मेरा नहीं दिख रहा है, बिकॉज इसका स्पीड ज्यादा होगा, इसलिए मेरा ऑब्जेक्ट हाथ आपको दिख नहीं रहा है। लेकिन अगर मान लो ऐसे घुमाएं, अब आपको दिख रहा है हाथ मेरा क्लियरली दिख रहा है, बिकॉज इसका स्पीड कम है। इसका मतलब जिसका स्पीड या वेलोसिटी कम होता है हमारे लिए विजिबल होता है, और जिसका स्पीड ज्यादा होता है हमारे लिए विजिबल वो नहीं होता है। क्या लॉजिक है ना? अब यहाँ बोल सकते हैं कि R1 का स्पीड कम रहा होगा, R2 वाले का स्पीड ज्यादा रहा होगा। ये बात समझ में आ गई ना? तो ऐसा बोल सकते हैं क्या कि वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। अगर इस पर वेलोसिटी ज्यादा था, रेडियस ज्यादा था, रेडियस ज्यादा था, वेलोसिटी ज्यादा, रेडियस कम तो वेलोसिटी कम। ये बातें हम लोग क्लियर हो चुकी हैं, हम ये बात को लॉजिकली भी समझ गए, फिर नहीं समझ गए। लेकिन अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन जब भी आएगा तो किसी कांस्टेंट टर्म से रिप्लेस तो करना ही पड़ेगा। तो कांस्टेंट टर्म क्या होना चाहिए इसको समझते हैं पहले। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लिफ्ट किया गया। अब देखो फील करो, यहाँ पे कभी भी आपको याद नहीं करना, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। अगर मान लो किसी रॉड को यहाँ से यहाँ ऊपर लिफ्ट किया, ऐसे ध्यान सुनना, एक रॉड को यहाँ पे लिफ्ट किया, थीटा एंगल पे मैंने मान लो लिफ्ट किया ना। सो ओमेगा क्या होता है? पहली बात तो ओमेगा होता है डी थीटा बाई टी टी, मतलब चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं ओमेगा ना। अगर मान लो थीटा पे मान लो 45 डिग्री है, कितना है 45 डिग्री, तो हर एक पॉइंट पे एंगल भी कितना होगा 45 डिग्री। हर एक पॉइंट पे कहने का मतलब इस रॉड के लिए हर एक पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी 45 डिग्री, मतलब सॉरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 45 डिग्री। अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हर एक पॉइंट का 45 डिग्री है तो क्या ओमेगा भी सबका सेम हुआ कि नहीं हुआ? मैंने देखा कि वेलोसिटी चेंज कर रहा है, बिकॉज ये रेडियस कम है तो वेलोसिटी कम है, रेडियस बढ़ा तो वेलोसिटी बढ़ा, रेडियस बढ़ा वेलोसिटी बढ़ा, लेकिन सबका एंगल, सबका हर एक पॉइंट का एंगल सेम है, हर एक पॉइंट का एंगल सेम, तो ओमेगा भी सेम, मतलब ये ओमेगा यहाँ पे कांस्टेंट हो गया। तो इसका मतलब जब भी कांस्टेंट टाइम, अगर मान लो इसको हटाना पड़ेगा, इक्वल टू साइन लाना पड़ेगा, कांस्टेंट से रिप्लेस करना पड़ेगा, एट दैट कांस्टेंट इज ओमेगा, दैट बिकम्स v इक्वल टू आर ओमेगा। तो आपने दोनों चीज को एक फील भी किया, आपने मैथमेटिकली प्रूव भी किया, आपको समझ में आ गया कि v इक्वल टू आर ओमेगा ही क्यों होता है। क्या लॉजिक क्लियर है? अब यहाँ पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो v इक्वल टू आर ओमेगा के ऊपर है, जो आपका IIT नीट में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, टाइप ऑफ क्वेश्चन। अगर ये 8-9 क्वेश्चन अच्छे से समझ गए
अपना पैकेज उठाओ, अपना शीट उठाओ, वर्कशीट उठाओ और देखो सॉल्व करके कि आपसे एक ही क्वेश्चन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप पिछले साल का आईआईटी क्वेश्चंस निकालो, पिछले साल का नीट क्वेश्चन निकालो, डिट्टो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, एक भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं रहेगा। तो आज का टॉपिक से आपको मैं पूरा आईआईटी नीट का पूरा पोर्शन फर्स्ट पार्ट मैंने कवर कर दिया। आपका क्वेश्चन से आपको कंप्लीट कर देंगे, आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। बस आप वीडियो में बने रहिए, जहां डाउट होगा पूछ सकते हैं मुझसे ना। आगे बढ़ते हैं। अब अगर मान लो, अब यहाँ पे आपको बताते हैं क्वेश्चन टाइप कैसे आते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग जो प्रैक्टिस करेंगे V = R ओमेगा क्वेश्चंस को ही प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन के बारे में बताएंगे, पर आज का पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस टाइप्स हमारा V = R ओमेगा पे रहेगा। तो V = R ओमेगा, ये चीज हमें पता चल गया, हमें इस पे ही प्रैक्टिस करना है। पहला चीज ओमेगा क्या होता है? ओमेगा होता है आपका V/R, ठीक है। दो बातें समझाते हैं आपको, दो बातें फिल करना है यहाँ पे। क्या रेडियस अंदर की तरफ है, रेडियल डायरेक्शन में? ऑब्वियसली। वेलोसिटी क्या हमेशा ऊपर आपका टेंशन होता है? ऑब्वियसली होता है, ये बात सबको पता होगा। तो वेलोसिटी एंड रेडियस में एंगल कितना? आप बोलोगे 90 डिग्री। इसका मतलब क्या ऐसा बोल सकते हैं क्या कि ओमेगा अगर निकालना होगा तो वेलोसिटी और रेडियस के बीच का एंगल शुड बी ऑलवेज 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री नहीं तो वहां पे ओमेगा निकालना हमारे लिए इम्पॉसिबल है। इसका मतलब ऐसा बोल सकते हैं क्या कि ओमेगा का मतलब आप लोग चीजों को V/R ना लिखकर आप लिखो V is perpendicular to R। क्या लिखना है? V is perpendicular to R। अगर इसको ध्यान में रखेंगे तो क्या हमारा आंसर निकालना सिंपल है कि नहीं? ऑब्वियसली सिंपल है, ठीक है। ये बात समझ गया कि आपको ध्यान रखना है कि ओमेगा मतलब V/R नहीं, ओमेगा मतलब V is perpendicular to R। यहाँ फील कर सकते हो, V हमेशा R के परपेंडिकुलर होता है। क्वेश्चन कैसे टाइप आता है, देखो क्वेश्चन आपको समझाते हैं वही सेम एग्जांपल से लेके आगे बढ़ते जो आपको स्टार्टिंग में बताए थे हम, ठीक है। अब देखो, मान लो कि आपका फ्रेंड ऑब्जर्वर मान लो यहाँ पे, अच्छा R क्या है? R क्या है देख लो। तो V परपेंडिकुलर टू R, R का मतलब यहाँ ध्यान रखना जहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हो और जिस पॉइंट पे ऑब्जर्व कर, दोनों के बीच के डिस्टेंस को R बोलते हैं। R मतलब आप जहां से बैठकर देख रहे हो और जहां जिस पॉइंट पे निकालने बोला जाए वहां देख रहे हो, एक लाइन ड्रॉ करो, दोनों लाइन को ज्वाइन कर दो, दैट इज R। ऑलवेज क्लियर है ना? अगर मान लो ये 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर यहाँ था, तो किसी टाइम पे ये मान लो 3 मीटर चला गया आगे। जब 3 मीटर चला गया तो बताओ वहां पे ऑब्वियसली अपने सर को घुमाया कि नहीं घुमाया? तो अपने सर को ऐसे घुमाया, यहाँ था ऐसे, सर को ऐसे घुमाया। सर को जब ऐसे घुमाएगा तो पूछा ओमेगा कितना है, तो घुमाएगा तो थीटा चेंज किया, तो थीटा चेंज किया तो ओमेगा तो आना ही चाहिए। तो कितना होना चाहिए, मतलब क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। तो बताओ जब 3 मीटर पे था, ये मान लो अब 4 मीटर पे है, ठीक है। 3, 4, 5 के रेशो चल रहा है, नहीं चल रहा है, तो एंगल कितना हो जाएगा? 37 डिग्री। यहाँ तक लॉजिक क्लियर है, सिंपल है। ये 3 मीटर पे चला गया आगे, 5 मीटर पर सेकंड का स्पीड है इसका, तो हर एक पॉइंट पे 5 मीटर पर सेकंड से आगे बढ़ रहा है। लेकिन पर्टिकुलर डिस्टेंस पूछ रहा है कि जब ऑब्जेक्ट आपका 3 मीटर गया होगा उस टाइम पे ओमेगा कितना होगा, पहली बात, ठीक है। और ऑब्जर्वर 4 मीटर के डिस्टेंस पे है, तो आपको पता ही होगा 3, 4, 5 का रेशियो चलता है। और 3, 4, 5 में 3 के सामने 37 डिग्री होता है, 4 के सामने होता है 53 डिग्री। ये लॉजिक क्लियर है, ये हो गया 90 डिग्री। ये देने की जरूरत नहीं, बिकॉज आपको इतना पता ही होगा ना। मैंने क्या बोला, जिस पॉइंट पे निकालने बोला जाए, जिस पॉइंट पे निकालने बोला जाए और जहां से निकाल रहे हो दैट डिस्टेंस लाइन को ज्वाइन करो, दैट इज कैपिटल R। तो क्या R हम लोग को मिल गया? क्या ऑब्वियसली R हम लोग मिल चुका है ना। ओमेगा क्या होता है? V परपेंडिकुलर टू R, मतलब R के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। तो R का परपेंडिकुलर या तो ये होगा या तो ये होगा, दो ही लाइन तो पॉसिबल है, नंबर 1 या नंबर 2। अब क्वेश्चन है कौन सा ले परपेंडिकुलर, 1 लेके 2 ले, ठीक है। आप फिल करो, बस फिल करना बहुत जरूरी है यहाँ पे। अब कैसे फिल करते हैं देखो, अगर मान लो ये बच्चा ऐसे चल रहा है, मेरा गर्दन ऐसे है, ठीक है, मेरा यहाँ पे हेड ऐसे है, ये ऐसे चल रहा है, तो हम गर्दन कैसे घुमाएंगे? ऐसे घुमाएंगे कि ऊपर घुमाएंगे? ऑब्वियसली हमारा गर्दन नीचे की तरफ घूमेगा, ऊपर की तरफ तो नहीं घूमेगा। इसका मतलब ये वाला हमारा गलत हो जाएगा, ये बनेगा V परपेंडिकुलर। लॉजिक क्लियर है ना? तो ये निकालना पड़ेगा V कितना होना चाहिए, ठीक है। तो ये 5, तो यहाँ पे कितना है? 5 ही मीटर पर सेकेंड। अब एंगल निकाल लेते हैं, देखो चेक करो। अगर ये 53, एक लाइन को अगर आगे बढ़ाए तो ये भी कितना? 53। अब चेक करो तो 2 कॉम्पोनेंट मिल गया। अब ये 2 कॉम्पोनेंट 90 बना रहा है, नहीं बना रहा है? ऑब्वियसली बना रहा है। तो ये अगर 5 है तो ये कितना हो जाएगा? 5 sin 53, 5 sin 53 डिग्री। अब निकाल लो ओमेगा, तो ओमेगा इक्वल टू V परपेंडिकुलर टू R, सो 5 sin 53 डिग्री अपॉन में 5 गॉट कैंसिल, सो ओमेगा इक्वल टू 4/5 इज आवर आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन करने का तरीका। आप चीजों को समझ गए ना कैसे निकालना है, कि हमेशा ध्यान रखना है ओमेगा का मतलब V परपेंडिकुलर टू R होता है, कभी आपका V/R आपको ध्यान में नहीं रखना है, बिकॉज एंगल दोनों के बीच में कितना है? 90 डिग्री। फटाफट कॉपी करो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर कर लेना। अब यहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन आपको बेसिकली आपको हमेशा मिलते रहेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ा बढ़िया कर लेते हैं ना।
अगर मान लो एक रॉड रखा हुआ है, ऐसे रॉड है आपका, एक रॉड है जो मान लो 53 डिग्री पर रॉड रखा हुआ है, इस पॉइंट को ए मान ले, इस पॉइंट को बी मान लेते हैं। ये मान लो आपका 20 मीटर पर सेकेंड से आगे मूव कर रहा है ऐसा, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये रॉड आगे फिसलना स्टार्ट करेगा तो ये पॉइंट नीचे गिरना स्टार्ट करेगा, ठीक है। अब कांस्टेंट रिलेशन से मुझे एक बात और पता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट, लाइक इसी की बात करते हैं, इस ऑब्जेक्ट में अगर स्पीड यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ तो यहाँ भी 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ भी 5, कनेक्टेड पॉइंट जहां तक है इस रॉड का, तो सब में स्पीड एक ही रहेगा हमेशा। इसको बोलते हैं कांस्टेंट रिलेशन ना। अगर ये नीचे आना स्टार्ट किया, अच्छा 53 डिग्री है, तो मैंने बोला कि एक और बी के रिस्पेक्ट में ओमेगा निकालो। पहला चीज तो हमेशा क्लियर कर लो आप कि v परपेंडिकुलर टू r होता है, क्लियर कर लो। अगर ये 53 डिग्री है तो उसका सामने 4 होगा, यहाँ पे आपका 3 होगा और यहाँ पे आपका 5 होगा, क्लियर है। तो ये पॉइंट निकालने बोला तो बताओ फिर से आपका r कितना बन गया, ऑब्वियसली 5, तो r तो फिर से आपका 5 आ चुका है। निकालना क्या, v परपेंडिकुलर, तो बताओ r के परपेंडिकुलर कितने लाइन पॉसिबल, या तो ऐसे या तो ऐसे। फिर से वही चीज, अगर नीचे गिर रहा है तुम यहां से देख रहे हो तो कैसे देखोगे, ऊपर की तरफ देखोगे नीचे की तरफ देखोगे, तुम्हारा सर कैसे घूमेगा। अगर मान लो तुम यहाँ बैठकर देख रहे हो इसको, अगर नीचे गिरना स्टार्ट किया, सर ऐसे घूमेगा, सर ऊपर घूमेगा, सर मेरा नीचे घूमेगा, तो सर नीचे घूमेगा तो इसका मतलब v हमारा यही लेके चलेंगे, ये हमारा गलत हो गया, क्लियर है। अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा, मान लो इसका स्पीड यहाँ v है, अगर इसका स्पीड यहाँ v है तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 37 डिग्री, तो क्या v आपका v sin 37 हो गया ना, तो कोई कितना हो गया, v sin 37 डिग्री अपॉन में 5। देख लो कैसे, अगर ये मान लो v से मूव करना स्टार्ट किए 37, तो ऑब्वियसली ये कंपोनेंट क्या होगा, इन दोनों में जो 90 डिग्री, तो कंपोनेंट v sin 37 डिग्री। ये लॉजिक क्लियर है, तो ये लॉजिक आपका क्लियर हो गया कि ये होगा v sin 37 डिग्री। बट हमें v नहीं पता, अब v कैसे निकालेंगे, तो v निकालने के लिए आपको मैंने बताया कांस्टेंट रिलेशन, कहने का मतलब इस रॉड के लिए हर एक पॉइंट पे स्पीड सेम होगा। अगर देखोगे तो क्या इसको 53 डिग्री बोल सकते हैं, ऑब्वियसली बोल सकते हैं 53, तो ये क्या हो जाएगा 20 cos 53, तो 20 cos 53 कितना होता है, 20 इंटू 3/5, तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 12 मीटर पर सेकेंड। तो कहने का मतलब अगर यहाँ पे 12 मीटर पर सेकेंड रॉड का स्पीड था, तो यहाँ पे कितना होगा 12 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब अगर यहाँ पे 12 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे भी है, ठीक है, बट ये इस डायरेक्शन में है, तो हमें v को घुमाना पड़ेगा इस तरफ, तो ऐसा बोल सकते हैं v cos 37 डिग्री इक्वल टू 12, तो v कितना हो जाएगा 12 अपॉन में cos 37, तो cos 37 कितना होता है, तो cos 37 आपका हो जाता है 4/5, तो 4/5, तो 4 3 जार, इसका मतलब 15 मीटर पर सेकेंड। अब ये 15 मीटर पर सेकेंड यहाँ पुट कर दिए, तो 15 इंटू 37 3/5 अपॉन में 5, ये 5 से 3 कैंसिल, ये हो गया 9/5 मीटर रेडियन पर सेकेंड। सो ये आपका वैल्यू आया किसका, ओमेगा का। तो ये निकालने का तरीका हमेशा सिंपल रखना है, आपको बस ध्यान रखना है कि v और r के बीच का एंगल परपेंडिकुलर होना चाहिए, और ये पोर्शन आपको हमेशा ध्यान रखना है कैसे निकालना है। आपको भी होप करते हैं यहाँ पे थोड़ा भी डिफिकल्टी आपको नहीं होगा, बहुत सिंपल सा पोर्शन है, इसको दोबारा प्रैक्टिस करो ऐसे क्वेश्चंस को, डाउट हो तो मुझे बताओ, हम आपको दोबारा सॉल्व करके देंगे। होप करते हैं यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन। तो नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन यहाँ पे है, लाइक आपका किसी प्रोजेक्टाइल मोशन को, बॉल को वहां फेंका गया, सपोज करो किसी एंगल पे बॉल को फेंक रहे हैं ऐसे, किसी एंगल पे मान लो 53 डिग्री मान लो, तो 53 डिग्री पे मान लो एक बॉल को रिलीज किया गया, ऐसे फेंका गया 53 डिग्री पे, और ये मान लो आपका 40 मीटर पर सेकंड से फेंका गया, क्लियर। तो बताओ क्वेश्चन मेरा कि जब बॉल ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, तो उस टाइम पे ओमेगा कितना होगा। तो ऑब्वियसली बात तुम देखो चेक करो, अगर स्ट्राइक किया तो एक यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस पॉइंट पे ऑब्जर्व करें, क्या यही आपका हो गया रेडियस, यही रेडियस का रेंज के बराबर है, इसका मतलब ये तो पक्का हो गया ओमेगा इक्वल टू v परपेंडिकुलर अपॉन में रेंज, क्लियर है। तो बताओ रेंज ये हो गया, तो या तो लाइन ऊपर वाला या तो नीचे वाला, क्योंकि परपेंडिकुलर तो यही दिखा रहा हम लोग का। तो मुझे पता कि बॉल अगर नीचे आएगा तो हमारा सर कहाँ घूमेगा, सर नीचे की तरफ घूमेगा, तो ये गलत हो गया, मतलब ये वाला पोर्शन हमें निकालना है। अब बताओ ये 53 अगर यहाँ से रिलीज किया तो स्ट्राइक करते वक्त कितना होगा 53 डिग्री, क्या ये हमारा होगा 53 डिग्री, ये भी कितना हो जाएगा 53 डिग्री। क्या लॉजिक है, ओके। तो अब ये मान लो ये पोर्शन यहाँ पे कितना था, जैसे 40 मीटर पर सेकंड से स्ट्राइक किया, तो ये भी कितना होगा 40 मीटर पर सेकंड से नीचे आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 40 cos 53 डिग्री। तो आंसर क्लियर हो गया आपका, कितना होगा ओमेगा इक्वल टू 40 cos 53 डिग्री। ये तो मिल गया v परपेंडिकुलर लाइन मिल गया। कैसे,
अगर जितने स्पीड से जाएगा उतने स्पीड से स्ट्राइक करेगा। पहली बात तो स्ट्राइक करते वक्त की बात करें, स्ट्राइक करने के बाद की बात नहीं कर रहे हैं। तो स्ट्राइक करते हुए उतना स्पीड रहेगा 40, तो डायरेक्शन कैसा रहेगा, डायरेक्शन बॉल का डायरेक्शन में इस तरफ रहेगा, बट हमें क्या परपेंडिकुलर लेके चलना है, तो ये एंगल 53 तो कितना हो जाएगा 40 cos 53। अच्छा, अब r कितना है, तो r तो रेंज है। रेंज क्या होता है, रेंज होता है अगर 2ux uy अपॉन में g, दैट इज 2ux कितना हो गया आपका, अगर मान लो आपका ये u है 240 है ना, तो ux कितना होगा 40 cos 53 और uy कितना होगा 40 sin 53। अब वैल्यू पुट कर लो, तो 40 cos 53 इंटू 40 sin 53 अपॉन में सॉरी अपॉन में 10 जी, ठीक है। अब ओमेगा लिख दो वैल्यू, ओमेगा कितना है 40 cos 53 अपॉन में आर वैल्यू, ये वाला वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, आपका आंसर आ गया। होप करते हैं आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। बस ऐसे ही क्वेश्चन आपके रहेंगे। अब कभी कभी मान लो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है आपका कि कोई पार्टिकल ऐसे है, कोई पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, तो दोनों जो हम अभी तक जो देख रहे हैं ना कि एक पार्टिकल रेस्ट पे था, ठीक है, अभी तक पार्टिकल रेस्ट पे था, इसलिए डायरेक्टली वी पॉइंट कर निकाल रहे थे। बट मान लो दोनों पार्टिकल अगर मोशन में आ जाएगा तो तरीका सेम रखो करने का, ठीक है, कॉन्सेप्ट चेंज मत करना। बस क्या करना, वी परपेंडिकुलर भी रखना वहीं पे, बस नेट भी निकाल देना। मान लो दोनों सेम डायरेक्शन मूव कर रहे हैं तो दोनों वेलोसिटी को माइनस कर देना, और अपोजिट रहेगा दोनों को प्लस कर देना। इतने आपको थोड़ा सा ऐड करना है इस क्वेश्चन में। बाकी मैंने टाइप आपको बता दी, इतने टाइप क्वेश्चन आपके अंदर रहेंगे। अच्छा, एक टाइप आपको और करवाते हैं कि मान लो कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है तो कैसे निकालेंगे। होप करते हैं यहाँ तक लॉजिक आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब जब पार्टिकल मूव करेगा दोनों डायरेक्शन में, तो मैंने क्या बोला, अगर दोनों पार्टिकल मूव करेगा, एक रेस्ट पे नहीं है, दोनों मोशन में, वहां पे तो कैसे करेंगे, तो वी परपेंडिकुलर ही निकालना हम लोग को, बट वहां पर रिलेटिव वेलोसिटी निकाल देना है। लाइक देखो ऐसे, अगर मैंने बोला पार्टिकल सर्कुलर मोशन में, ठीक है, अब ये पॉइंट और इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, ओके, ये पॉइंट ऐसे, ये पॉइंट ऐसे, ये पॉइंट है। अब यहाँ से ऑब्जर्व, यहाँ से मान लो ऑब्जर्व कर रहे हैं ये वाला पोर्शन, तो ये पोर्शन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। क्लियर है। अब ये आपका आर हो जाएगा तो मुझे पता है कितना 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है। अब बाकी करने का तरीका हमारा सेम टू सेम रहेगा। इसका स्पीड रहेगा तो इसका स्पीड आपको निकालना होगा। देखो ये आपका आर मिल गया ना, अगर ये आपका आर मिल गया तो इसके लिए स्पीड कितना इस तरफ, इसके स्पीड कितना इस तरफ, तो इन दो, ये मान लो v1, ये मान लो v2, तो ओमेगा लिखोगे v1 माइनस v2 और ये r आपका जो रहेगा ये r, दैट बिकम्स द आंसर। तो बस थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन चेंज करेगा तो आप ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। तो ओमेगा इक्वल टू वी अपॉन आर के ऊपर जितने टाइप क्वेश्चंस थे मैंने आपको अप्रॉक्स मैंने कंप्लीट कर दिया। अब पैकेज को उठाओ, अपने वर्कशीट को उठाओ, सॉल्व करो, डाउट मुझे बताओ। मैंने आपको जितना हो सका था मैंने आपको अच्छे से कंप्लीट कर दिया। होप करते आपको लेक्चर पसंद आया होगा, आपको लॉजिक आप क्लियर हो गया, फिजिक्स का फील आ गया होगा। तो अगर आपको पसंद आया तो कृपया प्लीज़ आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, थैंक यू।